हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में फिर हम डिस्कस करने वाले हैं 200 प्रश्न जो कि महिला एवं बाल विकास भर्ती परीक्षा 2017 के आए हुए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि 28 मार्च 2017 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे आज के इस वीडियो में। इसके अलावा इसके पहले के डेट्स और बाद के डेट के वीडियोस अपलोड हैं आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। प्लेलिस्ट बनी हुई है महिला बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रूप में। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन देखेंगे, पूरे 200 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। ओल्ड पेपर करना जरूरी रहता है अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप फॉर्म भरने वाले हैं महिला एवं बाल विकास के लिए, क्योंकि इससे हमें ये आइडिया मिलता है कि वाकई में हमें पढ़ना क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना जरूरी हो जाता है। चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ से। राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से एक ऑप्शन है पोषण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता पर प्रकाश डालना। तो क्या ये राष्ट्रीय पोषण नीति का लक्ष्य है? तो हाँ, बिल्कुल ये है। दूसरा है देश में कुपोषण का बोझ घटाना। तो ये भी इसका सही उत्तर, दोनों ही इसके सही उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। अगला प्रश्न है हमारा नवजात मृत्यु की दर 1000 जीवित जन्मों पर कितने वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं? दोस्तों, नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित बच्चों पर जो वर्ष है वो 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु संख्या को कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1 वर्ष। अगला प्रश्न है अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण कौन सा है? तो अपूर्ण प्रोटीन का एक उदाहरण बताना है आपको। दिए गए ऑप्शन में से जेन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर है इसका, अपूर्ण प्रोटीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आईसीएमआर 2010 के अनुसार 10 से 15 वर्ष की आयु वाली बालिकाओं के लिए आयरन की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितने मिलीग्राम पर डे है? जिसका सही आंसर हो जाएगा 27 मिलीग्राम प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वैक्सीन कैसा हो सकता है? दोस्तों, वैक्सीन जो है पहला तो एंटीजेनिक प्रोटीन हो सकता है, दूसरा छेड़ बना दिया गया रोगजनक और तीसरा जीवित छेड़ीकृत रोगजनक। मतलब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है विटामिन ए, डी, ई और के किसमें घुलनशील विटामिन है? क्या वसा में घुलनशील विटामिन है या फिर जल में? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एडीई के जो है ये वसा में घुलनशील विटामिन है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है स्तनपान करा रही माता में पोषण संबंधी कमियां होने से सामान्यतया क्या होता है? दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उसके दूध की मात्रा घट जाती है, रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ हर मिल्क। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है निषेचन से लेकर 2 माह की समाप्ति तक निषेचित अंड कोशिका को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे 2 माह तक की समाप्ति तक का पूछा है तो इसे कहा जाता है भ्रूण। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है किस समयावधि में गर्भस्थ शिशु कुछ रसायनों के विरूपजन प्रभावों के विशेष रूप से अधीन होता है? तो किस समयावधि में बताना है आपको? तो ये पहली तिमाही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है इसमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता? पूछा है इनमें से कौन जल घुलनशील विटामिन विषाक्तता का विशेष रूप से उच्च जोखिम उत्पन्न नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, थायमिन। अगला प्रश्न है गर्भस्थ शिशु को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? दोस्तों, गर्भस्थ शिशु को पोषण जो है वो प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा, गर्भनाल या प्लेसेंटा। अगला प्रश्न है आईसीएमआर 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु रेटिनॉल की आहारीय अनुमति कितने माइक्रोग्राम प्रतिदिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा 800 माइक्रोग्राम पर डे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है एक दृश्यात्मक खाद्य
जो व्यक्ति को आहारीय दिशा निर्देशों की अनुशंसाओं को समझने और उन्हें व्यवहार में लाने में समर्थ बनाती है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, खाद्य मार्गदर्शिका पिरामिड। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर अन्य सभी बेरी बेरी के सही प्रकार हैं? तो इनमें से वृद्ध बेरी बेरी को छोड़कर बाकी जितने भी तीनों ऑप्शन हैं ये सारे ही बेरी बेरी के सही प्रकार हैं, जैसे शुष्क बेरी बेरी, हृदय बेरी बेरी या क्लेद बेरी बेरी और नवजात बेरी बेरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वृद्ध बेरी बेरी जो है बेरी बेरी के प्रकार में से नहीं है। अगला प्रश्न है, 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से कितने मिलीग्राम आयोडीन मिलता है? तो 10 ग्राम आयोडीन युक्त नमक से जो है 150 मिलीग्राम आयोडीन मिलता है। तो आंसर हो जाएगा 150। अगला, इंसुलिन की कमी से क्या होता है? दोस्तों, इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज मेलिटस। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य बताना है। तो पहला तो मलजल का निपटान, दूसरा रोगाणु मुक्त पेयजल, तीसरा प्रतिरक्षीकरण एवं स्वास्थ्य शिक्षा। तो ये तीनों ही इसके सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, वैक्सीन शरीर से क्या करवाते हैं? दोस्तों, वैक्सीन शरीर से एंटीबॉडी उत्पन्न करवाते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एंटीबॉडी उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था की तीसरी तिमाही के दौरान अपेक्षित भार वृद्धि बताएं। तो गर्भावस्था के तीसरी तिमाही के दौरान बताना है आपको। तो अपेक्षित भार वृद्धि 1 पाउंड प्रति सप्ताह होता है। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 अनुसार 10 से 17 वर्ष के बढ़ते बालकों के लिए कैल्शियम की RDA कितने मिलीग्राम पर डे है? तो कैल्शियम की RDA बतानी है आपको। तो 800 मिलीग्राम पर डे रहेगा यहाँ पे आंसर, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, अधिकतर वैक्सीन किसके द्वारा लिए जाते हैं? दोस्तों, अधिकतर वैक्सीन जो है ना इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रविष्ट कराए जाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के निर्माण पर केंद्रित है, जिसमें शामिल है, बताना है क्या क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है, पहला तो ग्रामीण सड़कें, दूसरा सुरक्षित एवं पीने योग्य जल और तीसरा बेहतर आवास। तो आंसर हो जाएगा ये तीनों ही अर्थात उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, NIN 2010 के अनुसार भारतीयों हेतु खाद्य पिरामिड खाद्य पदार्थ दर्शाता है। तो कैसा खाद्य पदार्थ दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा, पहला तो पर्याप्त मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ, दूसरा संयमित मात्रा में खाए जाने वाले पदार्थ और तीसरा बहुत ही कम मात्रा में खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तियों को फ्लू वैक्सीन हर वर्ष लगवानी चाहिए। क्यों लगवानी चाहिए? क्योंकि विषाणु वर्ष दर वर्ष बदलता रहता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विषाणु वर्ष दर वर्ष क्या होता है, बदलता रहता है। अगला प्रश्न है, PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः है, बताना है कैसे हैं। तो PEM के दुष्परिणाम अधिकांशतः है, पहला तो अनुत्क्रमणीय वृद्धि मंदन टाइप के, दूसरा मरणशीलता के जोखिम में वृद्धि करने वाले, तीसरा निम्न संज्ञानात्मक प्रदर्शन के लिए। तो तीनों ही आंसर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना किस समूह के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है? आंसर होगा इसका वृद्धजनों। तो अन्नपूर्णा योजना वृद्धजनों के समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करने पर लक्षित है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, प्रतिरक्षा विकारों में क्या क्या शामिल है? दोस्तों, प्रतिरक्षा विकारों में तीनों ही चीजें शामिल है दिए गए ऑप्शन में से। पहला अति संवेदनशीलता अर्थात हाइपर सेंसिटिविटी, दूसरा स्वप्रतिरक्षी अर्थात आउटो इम्यून रोग, तीसरा प्रतिरक्षा न्यूनता। तो आंसर होगा उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, उच्च घनत्व लाइपोप्रोटीन HDL को और भी क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसे कहा जाता है अच्छा कोलेस्टेरॉल। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अच्छा गुड कोलेस्ट्रॉल। अगला प्रश्न है, कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है। तो क्या सही है, ये गलत है या कह नहीं सकते? तो
जाहिर सी बात है, कोई भी एड्स के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है। ये बिल्कुल सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पोषण स्थिति का आकलन किसके उपयोग द्वारा किया जाता है? तो पोषण स्थिति का आकलन जो है ना, वो नृमितीय मापन द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में छोटे बच्चों अर्थात 6 माह से 5 वर्ष में गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण होता है और यह किसका प्रमुख कारण है? तो दोस्तों, ये मरणशीलता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वे ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते पर बृहद पोषक तत्वों के नियंत्रण और उपयोग में भूमिका निभाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? बताना है आपको। तो वे कहलाते हैं विटामिन और मिनरल्स। तो ये तो कोई ऊर्जा की आपूर्ति तो ये नहीं करते हैं, लेकिन पोषक तत्वों को कंट्रोल करने, मतलब बृहद पोषक तत्वों के कंट्रोल और उनके यूज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अगला प्रश्न है, ददोरों से के सभी चरण किस में देखने को मिलते हैं? दोस्तों, ददोरों के सभी चरण जो है ना, छोटी चेचक अर्थात चिकन पॉक्स में देखने को मिलते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, भारतीयों हेतु आहारीय दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो आहारीय दिशा निर्देशों के अनुसार व्यक्ति को संतुलित आहार सुनिश्चित करने के लिए सभी खाद्य समूहों से विभिन्न खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गर्भनाल संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान चयापचय की दृष्टि से सक्रिय होती है और परिपक्व हो जाती है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। तो पहला दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, यह कई अमीनो अम्लों और हार्मोनों का संश्लेषण करती है, तो ये तो सही है। दूसरा है, यह ऑक्सीजन और पोषण तत्वों को माता से गर्भस्थ शिशु तक पहुंचाती है, तो ये भी सही है। और फोर्थ नंबर, यह गर्भस्थ शिशु के विशेष जीवन आधारित तंत्रों का भाग नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। तो पहला सही और दूसरा सही, मतलब उपर्युक्त दोनों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में क्या क्या शामिल है? दोस्तों, आयरन की कमी के दुष्परिणामों में शामिल है, पहला ऑप्शन देखते हैं, ऊर्जा चयापचय पर नकारात्मक प्रभाव, तो ये तो सही है, इसके कमी के दुष्परिणाम है ये। दूसरा, कार्य प्रदर्शन और उत्पादकता में कमी, ये भी है। और तीसरा, गर्भावस्था में जोखिमों में वृद्धि, तो तीनों ही यहाँ पे दुष्परिणाम के कारण हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चेचक के बारे में इनमें से कौन सही है? दोस्तों, चेचक के बारे में दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, जिसमें लिखा है पपड़ी में विषाणु नहीं मिलते। अगला प्रश्न है, नीति निर्माताओं और उद्योगों द्वारा विभिन्न स्तरों पर अनुशंसित आहारीय अनुमति अर्थात आरडीए को आधार के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि कारण बताना है आपको, क्योंकि यह शारीरिक सक्रियता, शरीर क्रियात्मक स्थिति, आयु एवं लिंग के अनुसार ऊर्जा एवं अन्य पोषक तत्वों की आवश्यक पोषण संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए दिशा निर्देश प्रदान करती है। तो यही है इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, अस्थि सुस्थिरता अर्थात ऑस्टियोपोरोसिस और अस्थि भंग की रोकथाम के लिए विटामिन डी पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कौन सा पोषण? तो जितना कैल्शियम पोषण महत्वपूर्ण है। आंसर होगा कैल्शियम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए प्रयुक्त भोजन को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति के आहार या सूची में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाने के लिए जो प्रयुक्त भोजन है उसको कहते हैं अनुपूरण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वयस्कों में आयोडीन की कमी क्या उत्पन्न कर सकती है? दोस्तों, वयस्कों में आयोडीन की कमी घेंघा और उसकी जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है। फिर अगला प्रश्न है, यदि गर्भावस्था में विशेष रूप से कैलोरी की मात्रा बहुत कम हो तो कौन सी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क को ऊर्जा की आपूर्ति घट जाती है और जिससे मस्तिष्क का विकास कम होना संभव है? आंसर होगा कीटोसिस, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं द्वारा नहीं होता? तो इनमें से इन्फ्लुएंजा जो है जीवाणुओं द्वारा नहीं होता। अगला प्रश्न है, खसरे के संबंध में इनमें से किसे छोड़कर से सभी सत्य है? तो खसरे के संबंध में आपको बताना है, तो इनमें से ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर अर्थात 30% जो दिया है, द्वितीयक आक्रमण दर 30%, इसको छोड़कर
बाकी सारे सत्य हैं, जैसे 10 से 14 दिनों की रोगोद्भवन अवधि रहती है इसकी। दूसरा, कुपोषितों में अधिक गंभीर होता है। तीसरा, लक्षणहीन संक्रमण। तो ये तीनों सही हैं और ये लास्ट वाला जो है सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, जब गर्भवती महिला प्रसव पूर्व परीक्षण करवाती है तब चिकित्सक किस संभावित समस्या की तलाश में नहीं होते? तो जो कर्ण मूल शोध या गलसुआ जिसे कहते हैं, इसका आंसर होगा इसकी तलाश में नहीं होते हैं जब गर्भवती महिला प्रसव के पहले परीक्षण करवाती है तब। अगला प्रश्न है, मुख्य और सबसे दक्ष प्रोविटामिन ए या कैरोटेनॉइड है? तो ये है बीटा कैरोटीन, ऑप्शन नंबर सेकंड, बीटा कैरोटीन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ICMR 2010 के अनुसार गर्भवती स्त्री हेतु फॉलेट की अनुशंसित आहारीय अनुमति कितने माइक्रोग्राम पर डे है? तो 500 माइक्रोग्राम पर डे है फॉलेट की अनुशंसित आहारीय अनुमति। अगला प्रश्न, विद्यालयी आयु वाले अप्रतिरक्षित बच्चे प्रायः वैक्सीन निरोधित रोगों जैसे डिप्थीरिया, खसरा और पोलियो आदि से सुरक्षित क्यों रहते हैं? क्योंकि अधिकांश बच्चे इन रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षित होते हैं, जिसे कहते हैं HERD प्रतिरक्षा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है? तो इनमें से तीनों ही ऑप्शन जो है ऑप्शंस हैं जो प्रसव पूर्व विकास का अभिलक्षण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पढ़ें तो यह मानव जीवन काल की सबसे छोटी अवस्था है, तो सही है। दूसरा, यह मानव विकास की बेहद नाजुक अवस्था है, ये भी सही है। तीसरा, यह वह अवस्था है जिसके दौरान अधिकांश विकास सबसे तेज गति से होता है। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे छोड़कर से सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित हैं? तो खसरा को छोड़कर से सभी रोगों के संचरण के साथ वाहक संबंधित है, जैसे हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है दोस्तों मलेरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, वैक्सीन लगवाने के बाद क्या होता है दोस्तों? वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर विषाणु के अपेक्षाकृत कमजोर रूप का अभ्यस्त हो जाता है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः किसके कारण होता है? तो हमारे देश में एनीमिया मुख्यतः आयरन की कमी के कारण होता है, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व विद्यालयी आयु के बच्चे में होने वाली एक महत्वपूर्ण पोषण संबंधी समस्या जो विभिन्न स्तर के वृद्धि मंदन उत्पन्न करती है? तो इसमें से है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं सही आंसर। अगला प्रश्न है, रोग और बीमारियां प्रायः किस प्रकार की होते हैं? तो रोग और बीमारियां प्रायः हमारे शरीर पर आक्रमण करने वाले जीवाणुओं और विषाणुओं से होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी तक हमने देखा 55 क्वेश्चन पोषण के से रिलेटेड। अब नेक्स्ट है आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन और लॉजिकल एबिलिटी में। तो इसमें रहते हैं आपके रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, कंप्यूटर के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के कुछ, मतलब या तो करंट अफेयर्स। नेक्स्ट, निम्न आकृति में आयत की संख्या कितनी है? इसमें आयत की संख्या काउंट करनी है आपको, फिर बतानी है। आंसर है यहाँ पे 9। अगला प्रश्न है, ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात क्रमशः 1:3:4 है। यदि उसके वेतन में क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि की जाए तो उनके बढ़े हुए वेतन का क्रमशः अनुपात क्या होगा? इनका अनुपात होगा 21:66:92। अगला प्रश्न है, ऑटो क्लिप आर्ट एक विशेषता है जो दिए गए ऑप्शन में से तीनों ही सही है। तो पहला, जो एक स्वचालित रूप से आपके प्रेजेंटेशन में क्लिप आर्ट डालता है। दूसरा, जो वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। तीसरा, जो प्रत्येक स्लाइड पर आपके शब्दों में गलत वर्तनी के लिए आपकी प्रस्तुति को स्कैन करता है। ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी यहाँ पे सही उत्तर होगा। अब ये मैथ का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ देते हैं ताकि आपको ये पता चले कि किस टाइप का क्वेश्चन है मैथ का। बाकी सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व हम एक अलग से वीडियो में करेंगे सारे ही शिफ्ट के मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी एक्स एक स्थान से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है। एक घंटे बाद दूसरी रेलगाड़ी वाई उसी स्थान से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलना प्रारंभ करती है।
रेलगाड़ी एक्स की प्रारंभ होने के कितने समय बाद रेलगाड़ी बाई रेलगाड़ी एक्स को पार करेगी? हल करेंगे, आंसर आएगा 3 सही 1/2, सॉरी 3 की घात 1/2 घंटे। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोगों में कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों इसमें 7 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, 10 वस्तु का विक्रय मूल्य 8 वस्तु की क्रय मूल्य के बराबर है तो आपको लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। आंसर आएगा 20%। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है? तो स्कर्वी रोग जो होता है स्कार्विक अम्ल या विटामिन सी की कमी से होता है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। प्रश्न आकृति दी गई है, इसका दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। तो दर्पण प्रतिबिंब है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना के साथ स्वच्छ बच्चे स्वस्थ भारत का लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र योजना के साथ। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 किन व्यक्तियों पर लागू होता है? तो ये लागू होता है अनुसूचित जनजाति पर। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या के 2 गुनी है। यदि 36 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात क्रमशः 5:1 है तो कक्षा के सभी लड़कों की कुल आयु वर्ष में क्या है ये आपको बतानी है। तो कुल आयु है यहाँ पे 360। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, IPv6 किस प्रारूप में है? तो ये है हेक्साडेसिमल प्रारूप में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इनमें से 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जिन बेटियों के पिता का मृत्यु सितंबर तथा 9 सितंबर 2005 के पहले हुआ वह इस संशोधन द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के प्रयोज्य नहीं है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 2016 में लागू हुआ। अगला प्रश्न है, मनुष्य में भ्रूण झिल्लियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य में भ्रूणीय झिल्लियों की जो संख्या होती है वो होती है 4। अगला प्रश्न है, निर्देश निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लगभग कौन सा मान आएगा? हल करेंगे, मान आएगा 36। अगला प्रश्न है मैथ का ही, जिसे हल करने में आएगा 6701। अगला प्रश्न है, कौन से मंत्रालय ने वनबंधु कल्याण योजना का आरंभ किया? तो मंत्रालय है इसका जनजातीय कार्य मंत्रालय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, स्वच्छ स्वस्थ सर्वत्र किसकी पहल है? दोस्तों ये है पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय दोनों की ही पहल। अगला प्रश्न, दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत कौन सा दहेज में गिना जाएगा? तो पहला है ऑप्शन, दुल्हन के माता पिता द्वारा दूल्हे के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिया जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना, तो ये दहेज में गिना जाएगा। दूसरा, दूल्हे के माता पिता द्वारा दुल्हन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दिए जाने वाला संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति सुरक्षा देना या देने को राजी होना, तो दोनों ही पक्ष के लिए ये दहेज में गिना जाएगा। ऑप्शन नंबर होगा थर्ड, उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम जब आरंभ हुआ तब उसके कितने अवयव थे? तब उसके अवयव थे 3। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में थिसारस टूल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? दोस्तों इसका प्रयोग दिए गए ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि इसका प्रयोग जो है किया जाता है पर्यायवाची वर्ड्स ढूंढने के लिए। अगला प्रश्न है, 20 पुरुष या 30 महिलाएं कार्य को 40 दिन में कर सकते हैं। 24 महिलाएं और 24 पुरुष एक साथ उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे ये आपको बताना है। तो आंसर होगा 20। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार किस वर्ष में बनाया गया था? तो ये 2010 में बनाया गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार। अगला, हीमोग्लोबिन है क्या है ये बताना है। हीमोग्लोबिन एक रक्त का रंगीन पदार्थ है, एक उच्च रंगीन पदार्थ है और एक आयन युक्त यौगिक है।
तो इसका आंसर जो होगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होगा। मतलब ये हीमोग्लोबिन जो है एक तो रक्त का रंगीन पदार्थ है, दूसरा उच्च रंगीन पदार्थ और तीसरा एक आयन युक्त यौगिक है। अगला प्रश्न है, माइटोसिन प्रतिजैविक किस रोग का इलाज करने में उपयोग की जाती है? तो ये की जाती है कैंसर रोग के इलाज में, अर्थात कर्क रोग के इलाज में। अगला प्रश्न है, भारत में कौन से राज्य ने विद्यालयों में आने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि लाने के लिए मिड डे मील योजना का आरंभ किया? तो वो राज्य है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, रीजनिंग का सवाल है, सभी बिल्लियां चमगादड़ है। सभी चमगादड़, सभी बिल्लियां चमगादड़, सभी चमगादड़ मेज है। ऐसे इसका डायग्राम बनेगा। अब इसे आपको हल करना है। निष्कर्ष दिया गया है कुछ मेज चमगादड़ है और कुछ मेज बिल्लियां हैं। तो दोनों ही इसका जो आंसर हो जाएगा, दोनों ही अनुसरण कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही उत्तर होगा। यदि हाँ, या तो निष्कर्ष 1 और या तो 2। अगला प्रश्न है, मोबाइल फोन उपयोग करता है। दोस्तों मोबाइल फोन जो है फुल डुप्लेक्स उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में आश्रम विद्यालयों स्थापित करने में केंद्र एवं राज्यों के निधिकरण में क्या अनुपात रहता है? तो अनुपात रहता है 50:50 का, 50-50 का। अगला प्रश्न है, विशाल 2 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, और अंत में वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। विशाल द्वारा तय की गई कुल दूरी आपको बतानी है। हल करेंगे, आंसर आएगा 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न, फाइल ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट की है? तो ये है Ctrl+F12, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, आकृति दी गई है, एक संख्या लुप्त है, उस लुप्त संख्या क्या है ये आपको बतानी है। आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट 6 आएगा वहाँ पे। अगला प्रश्न है, मैथ का सवाल है, किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 2 वर्षों में 5% प्रति वर्ष की दर से 55 रुपए है, तो मूलधन ज्ञात करें। हल करेंगे, मूलधन आएगा 22,000 रुपए, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, बाल विवाह अधिनियम 2006 के संबंधित निम्न विकल्पों में से गलत विकल्प बताएं आप। तो इनमें से गलत दिए गए ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं एक बार। तो पहला, यह अधिनियम भारत के बाहर भारतीय नागरिकों पर भी लागू है। दूसरा, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर के अलावा पूरे भारत में लागू है। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है रीजनिंग का। अल्फाबेट दिए गए हैं, कुछ गायब है, आपको समूह बनानी है, क्या क्या बीच में अल्फाबेट आएंगे वो बताना है। तो इसमें से आएगा अल्फाबेट CGBCB, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विधियों में से कौन से सेल का कंटेंट को संपादित करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता? तो अल्ट कुंजी दबाकर यह जो दिया है इसे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, कौन से वर्ष कल्याण मंत्रालय को महिला एवं बाल विकास विभाग तथा कल्याण विभाग में विभक्त किया गया? दोस्तों इसे किया गया 1985 से 86 में। अगला प्रश्न है, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 अंतर्गत किन वर्षों के उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया? तो 18 वर्षों की उम्र तक विकलांग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 के तहत। अगला प्रश्न है, कयान्तरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो क्या उत्तरदायी होता है? इसके लिए उत्तरदायी होता है थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सती समिति रोकथाम अधिनियम 1987 के अंतर्गत निम्न में से कौन से महिलाओं को सती की श्रेणी में रखा नहीं जा सकता? तो इनमें से कोई नहीं इसका ऑप्शन है सही, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मनरेगा के काम की प्राथमिकता का क्रम पर कौन निर्णय लेता है? तो ये निर्णय लेता है ग्राम सभा, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न, एक नई तालिका बनाने के लिए किस पद्धति में आपको फील्ड प्रकार और आकार निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है? तो इसका आंसर होगा डाटा एंट्री के साथ टेबल बनाना। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार निम्न में से कौन सा खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता? तो इसमें से दाल खाद्यान्न के अंतर्गत नहीं आता। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 अनुसार चावल, गेहूं, स्थूल अनाज आते हैं।
अगला प्रश्न है मैथ का, यदि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाए और हर 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न 1/20 होगा। मूल भिन्न कितना था बताना है। तो मूल भिन्न हो जाएगा, यहाँ पे परिणामी भिन्न 1/20 होगा बता दिया है, तो मूल भिन्न होगा 1/3/4। अगला प्रश्न है, एक आकृति दी गई है प्रश्न आकृति और इसमें जो गायब है वो आपको बताना है। तो उत्तर आकृति से उस प्रश्न को भरना है। इसमें आ जाएगा जो आंसर आपका वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर आएगा। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए कितने जिलों को चुना गया। तो 100 जिलों को चुना गया है यहाँ पे। अगला है, इंसुलिन नियंत्रित करता है। तो इंसुलिन जो है रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, वह आरेख चुनिए जो मोबाइल टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक के मध्य सही संबंध का निरूपण करता है। यहाँ पे आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, आर्केंटेरॉन का बनना प्रारंभ होता है। तो इसका बनना प्रारंभ होता है ब्लास्टुआ से। ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मैथ का पाई चार्ट का क्वेश्चन है। कुल छात्रों की संख्या दी गई है 6000 और 6 विभिन्न विद्यालयों में प्रतिशतानुसार छात्रों का वितरण किया गया है। क्वेश्चन ये है कि विद्यालय एफ और विद्यालय ई के कुल छात्रों की संख्या में क्या अंतर है बताना है। तो हल करेंगे, आंसर आएगा इनमें जो ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक सांसदों द्वारा साझी योजना अंतर्गत वर्ष 2019 तक कितने आदर्श ग्रामों का विकास करना पड़ेगा। तो 19 तक के जो 3 आदर्श ग्रामों का विकास करना होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल। क्वेश्चन है, अनिल रोहित का परिचय करवाता है कि रोहित उसके पिता की पत्नी के एकमात्र भाई का पुत्र है। रोहित अनिल से किस प्रकार संबंधित है बताना है। तो आंसर होगा कजन। अगला प्रश्न है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। निम्न विकल्प देखकर पहचाना है। तो प्रोटीन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है रीजनिंग का सवाल है कि बस को विमान, विमान को ट्रेन, ट्रेन को जहाज और कहा जाता है जो जेट एयरवेज किस वर्ग में आएगा। तो जेट एयर विमान के अंतर्गत आएगा और विमान को क्या कहा गया है, ट्रेन। तो आंसर हो जाएगा ट्रेन। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो ये कहलाती है फीडबैक। ऑप्शन नंबर 3 पुनर्निवेशन या फीडबैक। अगला प्रश्न है, विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता है। विस्तार कार्य में आवश्यक नेतृत्व करता स्थानीय कार्यशील नेता होता है। ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न, किसके द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया। दोस्तों कूली द्वारा समूहों को प्राथमिक एवं द्वितीयक समूहों में वर्गीकृत किया गया। अगला प्रश्न है, किसी प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन या मनोरंजन में निर्देश देने, निर्णय करने, आंकने पर लक्षित मॉडलों, नमूनों, तालिकाओं, पोस्टरों आदि के नियोजित प्रदर्शन को क्या कहते हैं। तो इनको कहते हैं प्रदर्शनी। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, संचालन की निर्धारित अवधि पूरी कर लेने के बाद समुदाय विकास खंडों को क्या कहा जाता था। समुदाय विकास खंडों को कहा जाता था सघन पश्चात खंड। ऑप्शन नंबर होगा 2 ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, समूह चर्चा विधि में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है। किस माहौल में सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है समूह चर्चा विधि। तो माहौल होना चाहिए लोकतांत्रिक एवं स्वतंत्रतादायी माहौल वाले समूह। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास परियोजनाएं किसके द्वारा आरंभ की गई। दोस्तों ये आरंभ की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा समुदाय विकास परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, 2 डिकोडन कौशल है, क्या है। तो एक पठन और दूसरा श्रवण, रीडिंग एंड लिसनिंग। अगला प्रश्न है, सामाजिक अंतरक्रिया की प्रकृति एवं गुणवत्ता के आधार पर समूहों को किसमें वर्गीकृत किया गया है। तो इसे किया गया है प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह में। अगला प्रश्न है, किसमें सामान्य समूह, सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों अभियान में सामान्य समूह, सीमाएं या द्वार समाप्त हो जाते हैं। तो अभियान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेतृत्वकर्ता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो वह कहलाता है पेशेवर नेतृत्वकर्ता। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है,
कोई संचार स्रोत किस स्तर तक विश्वसनीय माना जाता है? वह स्तर आपका विश्वसनीयता है। अगला प्रश्न है, शब्द समुदाय विकास अफ्रीका प्रशासन पर ग्रीष्मकालीन सम्मेलन में कहाँ से निकला प्रतीत होता है? तो ये होता है कैम्ब्रिज से निकला प्रतीत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचने वाली विस्तार विधियां क्या कहलाती है? दोस्तों सर्वजन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या है? तो नई चुनौतियां पेश करना है वैश्विक और स्थानीय स्तर पर विकास, तो डेवलपमेंट हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है, समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों समूह जीवन का निर्धारण पहला हम का एहसास, एकता का एहसास और सामान्य उद्देश्य, मतलब तीनों ही ऑप्शन सही हैं जो समूह जीवन का निर्धारण करते हैं। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास परियोजना का वह चरण जिसे 3 वर्ष में पूर्ण किया जाना था की अवधि क्या थी? तो इनकी अवधि है ट्रामा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न, भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुनें। सबसे महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न है, जनसंचार की पारंपरिक विधा कौन सी है? तो जनसंचार की पारंपरिक विधा समाचार पत्र है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा किसके लिए सक्रिय किया जाता है? तो आय सृजन के लिए सक्रिय किया जाता है। अगला प्रश्न है, जब नेता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं तो ऐसे नेता को क्या कहा जाता है? दोस्तों ऐसे नेता को कहा जाता है अहस्तक्षेपी नेता। अगला प्रश्न, समूह चर्चा विधि किसमें सर्वश्रेष्ठ कार्य करती है? दोस्तों समूह चर्चा विधि जो है लोकतांत्रिक और स्वतंत्रतादायी माहौल में श्रेष्ठ कार्य करती है। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास खंड कब आरंभ किए गए थे? तो सामुदायिक विकास खंड जो 1952 में आरंभ किए गए थे। अगला प्रश्न है, संचार के 3 प्रमुख घटक बताएं। दोस्तों संचार के 3 प्रमुख घटक हैं, एक स्रोत, एक मार्ग और एक प्राप्तकर्ता। अगला प्रश्न है, समुदाय विकास खंड में प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में 100 गांव तथा 60,000 से 70,000 की जनसंख्या शामिल थी। तो 60,000 से 70,000 की 70,003 की जनसंख्या शामिल थी। अगला प्रश्न है, पीए सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया, वे कौन कौन से हैं? तो वे हैं एक क्षैतिज समूह और एक ऊर्ध्व समूह। तो क्षैतिज और ऊर्ध्व, ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अंगीकरण में के इनमें से किस चरण में समूह चर्चा उपयुक्त है? तो इनमें से मूल्यांकन में समूह चर्चा उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा, इवैल्यूएशन। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है वह क्या कहलाता है? जिसे अधिक महत्व दिया जाता है प्रशिक्षण में, तो प्रेरणादायी चरण है प्रशिक्षण चरण, ट्रेनिंग फेज, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों की सीमाएं कौन कौन सी है? दृश्य श्रव्य सामग्रियों की सीमाएं जो है, पहला शिक्षार्थी गलत या विकृत धारणाएं बना सकते हैं, तो ये भी सीमाएं के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अध्यापक का अपने अध्यापन को बस कुछ बड़े विचार बताने तक सीमित करने का लोभ और विषय की पूरी तस्वीर नहीं देना। तीसरा, विचारशील जांच पड़ताल के रवैये की बजाय प्रेक्षकवाद का संभावित जोखिम। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी सीमाएं हैं दृश्य श्रव्य सहायक सामग्रियों की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? तो अधिक समीपता से संबंधित है आपका सामाजिक स्तर, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, मानव शक्तियों लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का पूरक है, तो इसमें से समूह जो है मानव शक्ति लक्षण और मानवीय प्रकृति का पूरक है। अगला प्रश्न है, किसको संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है? दोस्तों संगोत्रता को रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है, किनसे? इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो सामाजिक समूह सामाजिक अंतरक्रिया की एक प्रणाली है, यह दी गई थी हैरी एम जॉनसन के द्वारा। अगला प्रश्न है, गद्यांश दिया गया है और उससे रिलेटेड 10 से 12 क्वेश्चन।
गद्यांश आप पढ़ लें या स्क्रीनशॉट ले लें या फिर रोक कर इसे अच्छे से पढ़ लें। हम पढ़ चुके हैं, अगर पढ़ने गए तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम गद्यांश नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आपका, किस पर प्रतिलाभ के आधार पर सरकार से संबंधित सूचना सेवा है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त मानदंड। अगला प्रश्न है, शब्द कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया? दोस्तों कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शाब्दिक संचार की सूची बताएं। शाब्दिक संचार की इनमें से सूची है, पहला आमने सामने और दूसरा टेलीविजन। तो आमने सामने और टेलीविजन शाब्दिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, संचार का मार्ग कैसा हो सकता है? दोस्तों संचार का मार्ग दृश्य, श्रव्य, टैक्टाइल तीनों ही प्रकार के हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्लाउडे सेनन के मॉडल के अनुसार कितने घटक होते हैं? तो आंसर होगा 8 घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, मानव संचार भाषा के व्यापक उपयोग के कारण अद्वितीय है। तो मानव संचार अमूर्त भाषा के व्यापक उपयोग के कारण अद्वितीय है। आंसर हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, संचार कैसा होता है? तो दोस्तों संचार जो है सहकार्यात्मक होता है। कौन सी क्रांति उन्हें कंप्यूटर उपयोग करने की हद तक उपयोक्ताओं के पास ले आई है? तो क्रांति है पीसी क्रांति। अगला प्रश्न, कई उद्यमी ग्रामीण अनुप्रयोग के लिए सस्ते समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सस्ते हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, स्थित MSSRF ग्रामीण निर्धनों हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी डिजाइन करने में अग्रणी कार्य कर रही है। तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चेन्नई में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से स्वामी एवं संचालक नए समाधान विकसित करने हेतु प्रशिक्षित नहीं है। तो कियोस्क जो है वो प्रशिक्षित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड कियोस्क। अगला प्रश्न, कियोस्क संचालकों को वैकल्पिक किसके सृजन की गतिविधियां खोजनी होगी? तो कियोस्क संचालकों को वैकल्पिक आय सृजन की गतिविधियां खोजनी होगी। अब हम क्वेश्चन देखेंगे चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के। तो उसमें से पहला प्रश्न है हमारा, सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता कितनी है? तो वो है 0 डेसिबल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दोस्तों वाइगॉट्स्की ने किया है इसका प्रतिपादन। अगला प्रश्न, HIV किससे फैल सकता है? माँ के दूध से HIV फैल सकता है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आसक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर थर्ड जो है विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है, जिसमें लिखा है सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सके। अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय दिव्यांग सरकारी शैक्षिक संस्थानों, सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान करती है? तो ये प्रदान करती है 3% आरक्षण। अगला प्रश्न है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक एवं पश्च पारंपरिक स्तरों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? दोस्तों ये किया गया है कोलवर्थ के नैतिकता के सिद्धांत के द्वारा। अगला प्रश्न, ब्रोन फेन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत किस पर बल देता है? तो ये देता है पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य पर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है? तो वाक के निर्माण पूर्व वाक संवाद का एक रूप नहीं है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा, बल्कि उसे यह ज्ञान नहीं है कि समूह क्या अपेक्षा करता है? तो वह वर्ग कहलाता है अनमोरल अर्थात निनैतिक। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, दृष्टि तीक्ष्णता का मापन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दृष्टि तीक्ष्णता का मापन जो है स्नेलिन चार्ट द्वारा किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बच्चों में रचनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार का बाल पालन अभ्यास आदर्श है? तो ये है लोकतांत्रिक प्रकार का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन विकासात्मक कार्यों का प्रयोजन नहीं है? इनमें से विकासात्मक कार्य बच्चों की बुद्धिमत्ता में वर्धन करते हैं, यही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में बच्चे परिकल्पनाओं और प्रतिज्ञाप्तियों के आधार पर तर्क करने में समर्थ हो जाते हैं? आंसर होगा औपचारिक संक्रियात्मक में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक अधिगम अशक्तता का प्रकार है? अधिगम अशक्तता का प्रकार है दोस्तों डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीडीएस योजना की निगरानी का उत्तरदायित्व किस मंत्रालय का है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का। अगला, चेतना का पूरा नाम क्या है? चेतना अर्थात CHETNA का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सेंटर फॉर हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग एंड न्यूट्रिशन ओवर अवेयरनेस, अर्थात स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण एवं पोषण जागरूकता केंद्र। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांगजन पेंशन योजना किसके द्वारा प्रदान की जाती है? ये प्रदान की जाती है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न, लाल फीता किसका प्रतीक है? दोस्तों लाल फीता जो है वो HIV पॉजिटिव लोगों और एड्स पीड़ित लोगों के साथ एकजुटता का प्रतीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न, अधिगम की वह पहली अवस्था क्या कहलाती है जिसमें व्यक्ति यह जानता है कार्य में क्या आवश्यक है और कार्य के कुछ विशेष घटक क्या हैं? तो पहली अवस्था है संज्ञानात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को किस आयु की सॉरी किस आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है? तो ये जो है 6 से 14 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। तो आंसर होगा 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, सामग्री स्मृति में बनी रहे यह संभावना बढ़ाने के लिए सामग्री को संगठित या व्यवस्थित करने की औपचारिक तकनीकी को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है याद करना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार के अधिगम में उच्चतर मानसिक प्रक्रियाएं शामिल है जो किसी परिघटना विशेष के अर्थ या सार्थकता पर विचार करती है? इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक अधिगम। अगला प्रश्न, पूर्व विद्यालयों शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? तो इनमें से बच्चों में रट्टा मार स्मृति का विकास करना यही उद्देश्य गलत है। अगला, वस्तुएं विद्यमान बनी रहती है तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता हो, इस अवधारणा को क्या कहते हैं? इस अवधारणा को कहते हैं वस्तु स्थायित्व। अगला प्रश्न है, श्रवण क्षीणता वाले लोगों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों इनमें से जो गलत है वह है श्रवण क्षीणता स्वतः ही बोलने में असमर्थता का कारण बन जाती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी शिशु के पैर के पंजे के तले पर चोट करें तो वह पहले अपनी पैरों की अंगुलियां फैलाता है और फिर उन्हें मोड़ लेता है। शिशु इनमें से कौन सा प्रतिवर्त दर्शा रहा है? तो ये दर्शा रहा है बॉबिन्सकी प्रतिवर्त। अगला प्रश्न, नवजात शिशु की लंबाई औसतन कितनी होती है, कितने इंच होती है? तो नवजात शिशु की लंबाई औसतन होती है 17 से 21 इंच। अगला प्रश्न, संवेद तंत्रिकीय श्रवण क्षीणता में शामिल समस्याएं किसमें सीमित होती है? तो ये सीमित होती है आंतरिक कर्ण में। ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला, इनमें से कौन मुख्य धारा में लाने के प्रतिदर्श हैं? मुख्य धारा में लाने के प्रतिदर्श हैं दोष सुरक्षा एवं शून्य अस्वीकरण।
ऑप्शन नंबर सेकंड सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सभी सामाजिक क्षेत्रों विशेष रूप से समाज कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं न्याय में आवश्यक कानूनों, नीतियों, विनियमों एवं सेवाओं के समूह से इनमें से कौन संबंधित है? तो इनमें से बाल रक्षा तंत्र संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही उत्तर है। अगला प्रश्न, दोहराव युक्त वाणी एवं साथ में गले तथा डायाफ्राम की मांसपेशियों में ऐंठन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है हकलाना। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति विशिष्ट प्रकार जैसे तैरना, गेंद फेंकना, साइकिल चलाना जिनके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है तो वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं व्यक्ति वृत्तात्मक प्रकार। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द को निर्जीव वस्तुओं से जीवन समगुणों को संबंधित करने की प्रवृत्ति के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये कहलाएगा आपका जीववाद अर्थात एनिमिज्म। अगला प्रश्न, इनमें से कौन आईसीडीएस योजना का एक घटक है? तो इनमें से एक तो पूरक पोषण, दूसरा स्वास्थ्य जांच, तीसरा पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, तीनों ही आईसीडीएस योजना के एक घटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका अर्थ शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता में कमी से है? तो अशक्तता इसका आंसर होगा। डिसेबिलिटी का अर्थ होता है कि शरीर के किसी भाग विशेष या अंग की अनुपस्थिति अथवा शरीर के किसी भाग की कार्य क्षमता में कमी। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें इस दृढ़ विश्वास की विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को न्यूनतम प्रतिबंधात्मक परिवेश में शिक्षा दी जानी चाहिए के आधार पर अपवादी बच्चों के लिए एक शैक्षिक स्थापन, कार्यविधि एवं प्रक्रिया शामिल होती है? इसका आंसर होगा मुख्य धारा में लाने में, मेन स्ट्रीमिंग इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अधिगम के लिए इनमें से क्या सत्य है? अधिगम के लिए तीनों ही सत्य है कि अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, सही है। अधिगम एक क्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। और अभ्यास और अनुभव से प्रदर्शन परिणाम बेहतर होते हैं, तो ये भी सही है। आंसर होगा ऑल ऑफ दी एबव। अगला प्रश्न, गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को क्या कहते हैं? दोस्तों इन्हें कहते हैं अलिंग सूत्र, आउटोसम्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसी घटना या उद्दीपन विशेष की अनुक्रिया में नवजात शिशु में होने वाले स्वचालित शारीरिक संचलन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसे कहा जाता है रिफ्लेक्सेस, प्रतिवर्त, प्रतिवर्ती क्रियाएं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न, फ्राइड के मनोलैंगिक या मनः कामुक सिद्धांत की शिश्रीय अवस्था एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की किस अवस्था से संगत है? दोस्तों ये संगत है पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था से। थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाओं अंतर्गत पूरक पोषण कार्यक्रम के लाभार्थी में से कौन है? तो इसमें है आपके तो 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे और दूसरा गर्भवती एवं स्तनपान करा रही स्त्रियां। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों, आंगनवाड़ी सहायकों, पर्यवेक्षकों, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारियों को मिलाकर किस दल का गठन होता है? दोस्तों ये होता है आईसीडीएस दल का गठन। ऑप्शन नंबर थर्ड सही उत्तर है। फिर है नेक्स्ट, पूर्व विद्यालय शिक्षा की आवश्यकता पर बल देने के लिए इनमें से कौन से कथन सत्य हैं? तीनों ही कथन सत्य हैं। पढ़ें पहला ऑप्शन, बच्चों के जैविक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देती है, तो ये तो सही है। अगला, माता पिता की अनुपस्थिति में देखभाल करती है एवं संरक्षी एवं अन्य देखभाल प्रदान करती है, तो ये भी सही है। तीसरा, बच्चों की संभावित योग्यताओं की प्राप्ति प्रदान करके प्राथमिक विद्यालयों के बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या घटाती है, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनौपचारिक समूहों में सामाजिक संबंधों के अध्ययन के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो इसमें से समाजमिति तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का,
भारत की केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांगजनों को इनमें से कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती है? देखिए, पहला ऑप्शन, दिव्यांगजन धारा 80 यू के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं, तो ये तो सही है। दूसरा, दिव्यांगजनों को वृत्ति कर अर्थात प्रोफेशनल्स टैक्स के भुगतान से छूट, ये भी सही है। तीसरा, आश्रित दिव्यांगजनों के कानूनी संरक्षक या अभिभावक धारा 80 डी के अंतर्गत आयकर कटौती के पात्र हैं, तो ये भी सही है। तो भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा ये सुविधाएं दी जाती है दिव्यांगजनों को। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर 4। तो ये था पूरा 200 प्रश्नों का एक वीडियो। ऐसे ही पूरे वीडियो अपलोड हैं जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था महिला एवं बाल विकास का। सारे शिफ्ट के क्वेश्चंस अपलोड हैं। एक शिफ्ट के क्वेश्चन एक वीडियो में कंप्लीट कराए गए हैं। पूरे 200 क्वेश्चन की एक एक वीडियो है, जाके ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट आप सर्च करेंगे सुपर टीच चैनल में महिला एवं बाल विकास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहाँ पे एक एक करके आप वीडियो ज़रूर देख लें और दोस्तों को शेयर कर दें जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाह रहे हैं, इस बार महिला एवं बाल विकास की तैयारी कर रहे हैं। इससे उनको काफ़ी मदद मिलेगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, PDF अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, डायरेक्ट ज्वाइन कर लें और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाएं, सर्च करें सुपर टीच और वहाँ से PDF आपको आसानी से मिल सकती है। इसके अलावा जैसा कि आपको पता है, आपकी YouTube चैनल सुपर टीच के माध्यम से नई वैकेंसी से संबंधित जानकारी, प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी और समय समय पर अपडेटेड सूचना आप तक पहुंचाई जाती है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।